जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। एवरी मंडे एंड फ्राइडे मैं आता हूं लाइव, आप लोगों के लेता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो अभी हम आपसे सवाल लेंगे, आपको अपनी लाइन का नंबर बताएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो हम आपको उसका जवाब देंगे। आज का टॉपिक जो है वो खैर ओवरस्टेज, स्किल्ड वर्कर, 7 ईयर्स चाइल्ड रूट, इन सब पे हम बातें तो होती ही रहेंगी, सवाल आते ही रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो जो मैंने लास्ट फ्राइडे को जैसे मैं आया था तो मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे ब्रिटिश सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड सूटेबिलिटी के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे बहुत कम बात की जाती है, हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, जिसके ऊपर जो है अब आपने सुना होगा कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है उसको बंद करने की बात की जा रही। पहले बात की जा रही थी कि ILR जो है वो 10 साल के बाद मिलेगा और अब ये कहा जा रहा है कि जी ILR मिलेगा ही नहीं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को मुकम्मल तौर पर जो है वो अबॉलिश कर दिया जाएगा और सिटीजनशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल चुका है उनका क्या होगा? क्या वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो चलता रहेगा या वो भी जो है ख़तरे में है, और वो कैसे ख़तरे में, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि आज हम बात जब नेचुरलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, ब्रिटिश नेशनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, तो इसके ऊपर जो है वो हम मेनली क्या बात करने वाले हैं। आज हम ब्रिटिश सिटीजनशिप या नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सूटेबिलिटी और गुड करैक्टर। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो बारहा सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि मेन रीजंस क्या है आपकी जो सूटेबिलिटी और गुड करैक्टर के हवाले से। लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश टेस्ट पास कर लेना, लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लेना, ILR मिल जाना और 5 साल कंप्लीट कर लेना इनफ रहेगा सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये एक ख्याल अच्छा है कि जी ऐसे होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, तो हमें नेचुरलाइजेशन मिल जाएगी, हमें जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। द होम ऑफिस ऑल्सो नीड्स टू चेक कि जो एप्लीकेंट है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है ब्रिटिश सिटीजन बनने के लिए। तो हम उसकी मेन रिफ्यूज़ल्स की रीजंस के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी जो मुमकिन हद तक चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ ही हम गुड करैक्टर के मीनिंग क्या है, गुड करैक्टर क्या होता है, हम गुड करैक्टर के मीनिंग के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू इकरा फॉर आपके फ्लावर्स के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा होम ऑफिस कौन कौन से चेक्स करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जब हम गुड करैक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या देखा जाता है? उसके अंदर देखा जाता है कि क्या जो बंदा जिसको आप ब्रिटिश सिटीज़न बना रहे हैं वो यूके लॉज की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। और दूसरा उसकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है उसको देखा जाता है, वो टैक्स अपना ऑनेस्टी से पे करता रहा है कि नहीं करता रहा, कोई सीरियस क्रिमिनल बिहेवियर तो नहीं है उसको, और उसने किसी जगह पे भी डिसेप्शन या फ्रॉड
का यूज़ तो नहीं किया। दिस इज़ कॉल्ड सूटेबिलिटी और गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर हम करेंगे आज बात। बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और जो है वो उसी के ऊपर आज मैं डिटेल में आपसे सब बात करने वाला हूँ। मैं आपके साथ 30 मिनट्स रहने वाला हूँ, जो मैंने प्लान किया हुआ है। बाकी अगर इससे ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं जाने नहीं वाला। आज आप लोगों को ये गुड कैरेक्टर और सूटेबिलिटी के ऊपर बात करके ही हम आगे जाएंगे। अब होम ऑफिस किस किस चीज़ को चेक करता है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं जी मेरे पे ट्रैफिक ऑफेंस है, मेरे पे क्रिमिनल ऑफेंस है, मेरे पे जो है वो डेट्स हैं, तो क्या ये मुझे असर मैं वन बाय वन आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। यूके इमिग्रेशन के हवाले से हम करते हैं बात एवरी मंडे एंड फ्राइडे। अच्छा, जब आज भी मुझे एक मेरे यहाँ पे आए थे प्यारे भाई थे, वो कहते जी हम तो 1 साल से ये सोचते रहे कि आप वेल्स में हैं, तो हम 1 साल से आपको देख रहे हैं, लेकिन वेल्स कौन जाता आपके पीछे, तो हम तो लंदन में रहते हैं। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप लंदन में ही होते हैं, इल्फर्ड में होते हैं, तो आपके पास हम आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं अपने देखने वालों को कि मैं लंदन में होता हूं। जब मैं कहता हूं कि सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इसका मतलब है कि इंग्लैंड और वेल्स में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ सॉलिसिटर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेल्स में रहता हूं। आई एम इन लंदन इन इल्फर्ड। जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर लें, और पिन डाले इसको, इस लाइव को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, डबल टैप कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपनी नेशनलिटी अप्लाई नहीं की उनके लिए ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया जाता है कि वो कर लें, इससे पहले कि हालात बदल जाएं। तो होम ऑफिस किस किस चीज़ को चेक करता है जब बात होती है नेचुरलाइजेशन की? देखिए, सबसे पहले तो वो क्रिमिनल कन्विक्शंस देखता है आपकी। ड्राइविंग ऑफेंसेस, यस, वो भी आपके देखे जाते हैं। ड्रिंक ड्राइविंग, यस, देखा जाता है। टैक्स रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं। HMRC इश्यूज़ हैं आपके साथ, वो भी काउंट होते हैं। इलीगल एंट्री, वो भी काउंट होती है। फेक डॉक्यूमेंट्स, यस। ओवरस्टेइंग, ये भी काउंट होता है। ये वो सवाल हैं जो बार बार मेरे से पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स, जी उनके ऊपर भी गौर किया जाता है। इमिग्रेशन डिसेप्शन, इसके ऊपर, तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। हम इसको एक एक चीज़ को आप डिटेल में भी देखते हैं कि कैसे और किस तरह से ये आपकी नेचुरलाइजेशन के ऊपर असर करती है। सो जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रिमिनल कन्विक्शंस, ड्राइविंग ऑफेंसेस, ड्रिंक ड्राइविंग, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, टैक्स रिकॉर्ड्स, HMRC इश्यूज, इलीगल एंट्री, ओवरस्टेइंग, फेक डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स एंड इमिग्रेशन डिसेप्शन, ये हर चीज़ जो है आपकी काउंट की जाती है। होम ऑफिस इसको देखता है जब आप अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको नंबर दूंगा जिस पे आप मुझे कॉल कर सकेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ये आपके साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपकी कोर्स दूं। Even old problems can still matter. Important point. British citizenship is a privilege, not an automatic right. अच्छा, अब आप इस चीज़ को, ये जो मैंने एक सिंपल सा जो सेंटेंस बोला है, इससे आप इस चीज़ को समझें। ये बहुत क्लियर वर्डिंग के अंदर है और ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये एक्चुअल में जो है वो हकीकत है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप इज़ अ प्रिविलेज, नॉट एन ऑटोमेटिक राइट। तो आप ये मत समझिए कि जी आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो ऑटोमेटिकली आप का राइट बन गया इसके ऊपर। सो व्हाट डू यू नीड फॉर ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन? इससे पहले कि हम ये बात करें कि उसकी रेफ्यूज़ल्स की रीज़न्स तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको चाहिए क्या होता है नेचुरलाइजेशन के लिए? यूजुअली एप्लीकेंट्स नीड, जो
यूजुअली जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो क्या होती है? आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए, लॉफुल रेजिडेंस होनी चाहिए यूके के अंदर, गुड करैक्टर सूटेबिलिटी जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे और कर भी रहे थे वो भी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, लाइफ इन द यूके टेस्ट है, रिक्वायर्ड रेजिडेंस पीरियड जो है वो कंप्लीट किया हो। तो इन सब के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यूजुअली एप्लीकेंट नीड इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग एट B1 लेवल एट दिस मोमेंट। आपको B1 लेवल चाहिए होता है। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सवाल, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो बताया जाए कि जी इंग्लिश लैंग्वेज जो है अभी फ़िलहाल B1 है। जो मेन कहूँगा कि 10 टॉप रीजंस हैं रिफ्यूज़ल्स की, जिनकी वजह से जो है वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, वो क्या क्या हैं अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि लेकिन मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए, तो साथ आपकी कॉल्स भी मेरा ख्याल है आप लेना स्टार्ट करते हैं। नंबर है 07727347212। नंबर रिपीट कर देता हूँ मैं आपका 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी यूके इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है। तो मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड। अब एंड वेल्स कहूँगा तो साथ ये भी कहूँगा मैं लंदन में होता हूँ भाई, वेल्स में नहीं होता। ठीक है, चले जी अब कॉल ले लेते, पहली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। जी सर ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं फर्स्ट कॉलर हूँ आपका। जी आज के सबसे लकी तरीन कॉलर आप ही हैं, क्योंकि आप मेरे फर्स्ट कॉलर बन गए आज के। अच्छा जी, माशाल्लाह इस टॉपिक बड़ा आपने एक अच्छा रखा हुआ है, बड़ा एक सीरियस टॉपिक है ये वाला। जी आपके मतलब का है ना, अब तो आपके मतलब का है ना। बट ईशा जी आज आपको देख के ना, जैसे आप वो एक हमें बता रहे हो ना, मैं यकीन करे थोड़ा सा बड़ा सीरियस होके सुन रहा हूँ आपकी बातें। अच्छा, हाँ जी। तो पहले आप सीरियस हो गए, सोते पहले आपने मुझे मजाक में लिया हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो पहले ही सम टाइम शेर आ जाते थे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है साथ, तो आज बड़ा सीरियस होके आपने बिगिनिंग स्टार्ट की आपने। सर आपकी बात ठीक है, बाकी जो क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा जो है वो सीरियस है, वो इसके लिए चलें अब आपने याद दिलाया तो हम याद कर लेते कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। ठीक है, तो अब हम जनाब वाली सीरियस हो गए थोड़े से आपके साथ। वही इससे रिलेटेड है ना, मैं किसके हाथ में तलाश करूं अपना लहू, मैं अपने शहर भर के लोगों ने हाथों में पहने हैं दोस्ताने। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। तो जनाब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था आपसे जी मैंने जी जी, वो उसके बारे में तो थोड़ा सा बताएंगे कि मैं कोट पहन के चला जाऊं या भी एक साल वेट कर लूं। किसके लिए? अच्छा, कि वो शादी मैंने रजिस्टर नहीं करवाई ना, मेरा अनमैरिड पार्टनर के साथ ILR ग्रांट हुई है, तो बच्चे मेरे ब्रिटिश हैं, अब क्या करूं सर मैं आप ये मेरा पूरा जब सुनेंगे ना तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ही देने में के लिए मैंने पूरा टॉपिक चूज किया। मैं बड़े गौर से सुने, आपका वो क्या करें कि वो सवाल का जवाब ही सवाल में मिला मुझे, तो अभी हम आपको बताते हैं, इस सवाल का जवाब बताते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह। अच्छा, अभी जो है वो मैंने लाइंस जो है आपकी ओपन कर दी है 07727347212, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। तो वो भाई बोल रहे थे जी आज शेयर कोई नहीं आपने कहा, तो मैंने कहा जी आपको सुना देते हैं कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। तो कॉल करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, सॉरी आपकी कॉल की आवाज़। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे हम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है
वो B1 है। और नेक्स्ट ये है कि रिफ्यूज़ल्स की जो टॉप 10 जो वजूहात हैं वो कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1 जी, कैन ब्रिटिश सिटीजनशिप बी रिफ्यूज इवन आफ्टर गेटिंग ILR। तो लोग ये समझते हैं कि ILR मिल गया तो अब ब्रिटिश सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, तो क्या ये रिफ्यूज? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो भी मिल जाएगी। ILR जो है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है। दूसरा जो बड़ा मेन क्वेश्चन किया जाता है जी, कितने हाउ फार बैक डज द होम ऑफिस चेक एंड योर क्रिमिनल हिस्ट्री, या कितनी दूर तक जो है वो जाके चेक करते हैं। कोई कहता है जी 5 साल, कोई कहता है 10 साल। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा नहीं है। द होम ऑफिस कैन रिव्यू योर फुल इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल हिस्ट्री जब तक भी वो जा सके। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रिसेप्शन से ही पहला वीज़ा लिया था तो उसके बाद उसको दूसरा वीज़ा मिला, फिर उसको इंडेफिनिट मिला, तो वो उस 15 साल पहले भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल या 10 साल पीछे जाएगा वो। अच्छा, नंबर 3 पे है, कैन ड्राइविंग ऑफेंसेस अफेक्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप। क्या जो ड्राइविंग ऑफेंसेस हैं वो ब्रिटिश सिटीजनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशली ड्रिंक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, रिपीटेड ऑफेंसेस, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस। ये वाले जो ऑफेंसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो नेचुरलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि कैन ड्राइविंग ऑफेंसेस अफेक्ट ब्रिटिश नेचुरल सिटीजनशिप? जी यस। ड्रिंक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, रिपीटेड ऑफेंसेस। अब डेंजरस ड्राइविंग जो है ये सबसे ट्रिकी है। ड्रिंक ड्राइविंग का तो सबको पता है वो क्या है, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस। डेंजरस ड्राइविंग जो है वो गलत ओवरटेक करना, गाड़ी ओवर स्पीडिंग करना, लेन ऐसे बदल लेना बगैर इशारा दिए, ये भी डेंजरस ड्राइविंग में आ सकता है। तो ये जो है काफ़ी ट्रिकी है। तो यस, इट कैन अफेक्ट योर नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सिटीजनशिप बी रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ टैक्स प्रॉब्लम्स। अब ये चीज़ शायद अभी लोगों को जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं है कि जी अगर आप लोगों ने टैक्स का इशू है आप लोगों का, स्पेशली वो लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं यहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है ये टैक्स को लेके। और इसके ऊपर भी आप जो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह चूज़ करेंगे यही बात करेंगे कि अब टैक्स को वो कैसे देखेंगे, क्योंकि जो नई रिक्वायरमेंट आई है स्किल्ड वर्कर के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, उसमें उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स की पे स्लिप्स मांगी और 5 साल के P60 मांगे। और वो किसी भी 3 महीने में जाके वो चेक कर सकते हैं कि आपको पे मिली है, नहीं मिली, आपका टैक्स पे हुआ है, नहीं पे हुआ। तो ये काफ़ी जो है काफ़ी बड़ा इशू होने वाला है स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए। लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो कमिंग फ्राइडे है इसके ऊपर बात करेंगे जी। स्किल्ड वर्कर के पास जिनके पास स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं, उनके अगर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आने वाला है तो उसमें क्या चेंजिंग जो है मार्च 2026 से आई है, जिसको अभी तक प्रॉपर तरीके से किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। मैं इसलिए इस बात को जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरे से स्किल्ड वर्कर के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके आज हम नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरी लाइव होगी वो हम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर बात करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट, गुड करैक्टर एंड सूटेबिलिटी जो है वो क्या है और वो स्किल्ड वर्कर के ऊपर स्पेशली कैसे अफेक्ट होने वाली है। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड एंड वेल्स, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं वेल्स में रहता हूं, मैं लंदन में रहता हूं और इल्फर्ड में रहता हूं।
कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हेलो, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। सर मैं पूछना चाहता हूँ, एक मेरे फ्रेंड का ना वीजा रिफ्यूज हो गया है। उसने ना प्री सेटल स्टेटस लड़की के साथ शादी की थी, जी तो उसका ना वीजा रिफ्यूज कर दिया है 12 महीनों के बाद। अच्छा, हाँ, तो अब उसे क्या करना चाहिए? प्री सेटल स्टेटस वाले के साथ उससे शादी की थी और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब उसे क्या करना चाहिए? हाँ, अब उसको किसी सेटल स्टेटस वाले को ढूँढ लेना चाहिए। नहीं नहीं, उसने ना प्री सेटल यार स्टेटस वाली नहीं, मुझे मुझे आपका सवाल जो है वो ज़रा आप उसको थोड़ा-सा ज़रा क्लियर कर दें भाई, कि यार शादी उसने की है प्री सेटल स्टेटस वाली से, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि यार प्री सेटल स्टेटस पे जो लोग होते हैं, वो उनके पास क्योंकि वीज़ा हासिल करने के लिए अब देखें जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, इसको मैं एक सिनेरियो में पेश कर देता हूँ। अब आप पहले तो अपने दोस्त का बीच में से निकालें नाम, ये मत कहें दोस्त का, आप कहें जी मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, मेरे को सवाल पूछते हैं दोस्त का नाम है, अपना सीधा कोई यार मैं फलाने शय कीती सी, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर आ रही है। नहीं नहीं सर, वाकई में मेरे फ्रेंड का था, उसके पास ना आपको फोन मिला रहा था दोपहर में, वो आप फोन उठा नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इस करके उसने कहा कि शाम को तू ट्राई करके देखना, तो अचानक आप ऑनलाइन बैठे, तो इस करके मैंने पूछा first। अच्छा चले चले ऐसे करते आप मुझे मैं बताएं। आपको बता देता हूँ सिचुएशन क्या हाँ थी। पूरी सिचुएशन बताएं मुझे। मैं आपको बताता हूँ क्या, उसने शादी की यहाँ पे, ठीक है। होम ऑफिस में उसकी इंटरव्यू ली, ठीक है, उन्होंने उनका रिलेशन देखा तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी ओके कि भाई तू शादी कर ले। उसने शादी की, बाकायदा शादी करने के बाद उसका वीजा डाला गया, उसने 2025 में डाला। अब उसका 16 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपने ना सेटल स्टेटस नहीं है उस लड़की के पास, ना आपका उसका बच्चा भी नहीं है, क्योंकि उनके कोई ना इशू हो गया है बच्चे होने में। तो अब वो क्या करें, वो बेचारा बड़ा टेंशन में है। हमें आपका ये नंबर मिला था ऑनलाइन से, अब क्या करना चाहिए? अच्छा आप और वो खुद ओवरस्टे है यहाँ से, कितनी देर से ओवरस्टे है यहाँ पे? वो ओवरस्टे काफी टाइम हो गया, सिर्फ 15-16 साल। चले मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये इन्होंने सवाल ये पूछा है कि जी इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने जिस लड़की से शादी की उसके पास प्री सेटल स्टेटस था। अब पहले तो आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि सेटल स्टेटस और प्री सेटल स्टेटस में क्या फ़र्क है। सो मोस्ट लाइकली जो ये है कि जब यहाँ पे किसी को यूरोपियन बेस पे वीज़ा मिला होता है तो उसके पास अगर उसने यहाँ पे 5 साल गुजारे थे तो उसको सेटल स्टेटस मिलता है, अगर 5 साल नहीं हुए तो उसको प्री सेटल स्टेटस मिलता है। अब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर वो किसी और के डिपेंडेंट प्री सेटल स्टेटस उसको मिला हो, जिसकी वजह से उसको सेटल्ड स्टेटस नहीं मिला। खैर इसको विदाउट कॉम्प्लिकेट किए हुए हम इस सिनेरियो में चले जाते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ पे पार्टनर रूट के ऊपर एप्लीकेशन करनी है तो वो 2 तरीके से एप्लीकेशन कर सकता है। नंबर 1 कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो उसके लिए FLRM का यूज़ किया जाता है, यानी कि अंडर अपेंडिक्स FM आप इस चीज़ के ऊपर जाते हैं, जिसमें आपकी 29,000 पाउंड जो है वो इनकम होनी चाहिए मिनिमम, और इसके अलावा आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपका इंग्लिश टेस्ट जो है वो पूरा होना चाहिए या यहाँ की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा अकोमोडेशन का होना चाहिए, और आपका जो पार्टनर है वो एक ऐसे वीज़े पे होनी चाहिए जो स्विचेबल हो, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो रिश्ता है वो जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग होना चाहिए। और इससे बढ़ के जो बात है वो ये है कि जो बंदा भी पार्टनर
रूट पे लेके आ रहा है, उस बंदे का अपना जो स्टेटस है वो या तो सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए, या उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए, ब्रिटिश सिटीजन होना चाहिए, या फिर उसके पास रिफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए। तभी वो दूसरे अपने पार्टनर को जो है वो यहाँ पे वीज़ा दिलवा सकता है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, देन द नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें ये भाई साहब के दोस्त फॉल होते हैं वो है FLR-FP अंडर आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो आप करते हैं फर्दर लीव टू रिमेन बेस्ड ऑन फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, जिसके हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं। उसके अंदर अब आपने क्या दिखाना है कि अगर इनको वीज़ा ना दिया जाए तो इनकी फैमिली जो है वो ब्रेक हो जाएगी और इनकी फैमिली के साथ आप अथॉरिटीज़ जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है, एंड विच इज़ अनलॉफुल। उसके अंदर आपने ये दिखाना होता है कि भाई वाई हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट लिव टुगेदर आउटसाइड ऑफ द यूके, कि वो यूके के बाहर जाके क्यों नहीं रह सकते। इनके केस के जो पॉइंट्स हैं वो अब मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ये पूछा कि इसका हल क्या है। तो इसका हल तो आप ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएं, वो आपकी दोस्त के सर्कमस्टांसेस देखेंगे। अगर आपने कहा है उसको 16-17 साल खुद यहाँ पे हो गए तो वो काफ़ी अपने आप में उसकी प्राइवेट लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे। और फिर वो देखेगा कि जो उसका पार्टनर है उसके यहाँ पे क्या सोशल टाइज हैं, क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्यों ये वापस जाके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन इट कैन ओनली बी एडवाइज्ड फेस टू फेस, या फिर आप जब प्रॉपर सब किसी के सामने आपके सारे के सारे जो है वो मामलात मौजूद होंगे। इस प्लेटफॉर्म पे ना तो मैं लीगल एडवाइस करता हूँ और ना मैंने कभी की है, लेकिन क्या आपके सिनेरियो के अंदर लोगों को वीज़ा मिला होगा? जी बिल्कुल मिला होगा। क्या आपको मिल सकता है? हो सकता है, मिल भी सकता हो, बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ सुन के तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया हूँ मैं, क्योंकि इतना जोशो खरोश से आपने गुड इवनिंग कहा है कि वाकई मुझे यार किसी नींद भी आ रही होगी तो मैं उठ गया होऊंगा। ओके ओके सर, फिर तो जो है थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, सर पूछना मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो है शॉर्ट लिस्ट में 6136 पे है जी जो कोड है, और मेरा आईआर जो ड्यू बनता है वो मार्च 27 में। लेकिन मेरी क्वेरी ये है कि जैसे अभी चेंजेस का तो पता नहीं, खुदा करे सब अच्छा ही हो सबके हक में। जी जी तो हाँ जी, ये जैसे मेरा वैलिड वीजा था जी अप्रैल 4 से 2022, लेकिन जो मेरा एंड हो रहा है 21 मार्च 2027 में हो रहा है। तो आईएलआर अप्लाई करने के लिए क्या मुझे एफएलआर करना पड़ेगा अप्लाई, या थोड़े दिन के गैप को करने के लिए, या मैं कर सकती हूँ अप्लाई? आप स्किल वर्कर पे ना? जी जी। अच्छा, चले मैं आपको और जी सर इसके अलावा यही मेरी जी इसके अलावा हाँ जी, और सेम यही मेरी फैमिली का है। तो मेरी फैमिली का भी मेरे साथ ही वीजा खत्म हो रहा है, लेकिन वो आए थे नवंबर 22 में, ठीक है, आफ्टर मेरे 6 मंथ के बाद आए थे, क्योंकि उनका मैंने वीजा बाद में अप्लाई किया था। ठीक है, तो मेरे जो पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर है, वीजे की स्टैंप है जी वैलिड हो रहा है मेरा वीजा 4 अप्रैल से, और मैंने यहाँ पे जो है वो
यूके भी मैं 4 अप्रैल में आ गई थी। ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो खत्म हो रहा है एंड ऑफ वीजा डेट दे रहा है, वो मेरा दे रहा है 21 मार्च 27, यानी कि 4 अप्रैल से कुछ दिन पहले मेरा वीजा खत्म हो रहा है, मेरे अराइवल से जो टाइम था। ठीक है, चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया वो मुझे कर ले फॉलो टिकटॉक के ऊपर, अभी के अभी फॉलो कर लो, इससे पहले कि आप भूल जाओ। और दूसरा जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाओ, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरी लाइव वीडियो आए तो आप तक वो जो है वो खबर पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत सारी ढेर सारी खबरें। अच्छा, अब इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के ऊपर जो है मैंने बात करनी है। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है इंशाल्लाह फ्राइडे को, हम उसके ऊपर बात करेंगे और स्पेशली स्किल्ड वर्कर के हवाले से बात करेंगे। आपके सवाल के हवाले से, आपका सवाल ये है कि अगर आपका वीज़ा पहले ख़त्म हो रहा है और इंडेफिनेट लीव टू रिमेन में टाइम है तो आपको FLR नहीं डालनी, बट दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे दूँ, आपने FLR नहीं डालनी। अगर जिसने भी आपके ज़हन में FLR डाली है ना, अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये FLR जो है वो एक आपको थोड़ी सी अभी एक बात सुनाऊंगा कि FLR के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो FLR नहीं डालनी, हर चीज़ में FLR नहीं डलती। आपने अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा ही जो है वो एप्लीकेशन करेंगी, उसकी को एक्सटेंड करवाएंगी और फिर आपके जब 5 साल पूरे होंगे तो आप अपना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगी, एज लॉन्ग जो है वो आपके बाकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह आपकी फैमिली के लिए भी सिमिलर चीज़ होगी। अच्छा, अब FLR के हवाले से मैंने आपको एक बात सुनानी थी कि आजकल जो है वो हर जिसके पास भी चले जाओ वो आपको आगे से कहता है यार हर मर्ज की दुआ जो है ना उन्होंने FLR बनाई हुई है। तो ऐसा नहीं है। हम अभी FLR के ऊपर बात करेंगे जब मैं आपके साथ इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के ऊपर बात करूँगा। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर, बहुत मेहरबानी, आपने मेरी कॉल उठाई सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, आप लोगों की कॉल सी लेने के लिए आता हूँ जनाब। मैं सबसे पहले सर मैं ड्यूसबरी से निकला तो आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया, मोबाइल हाथ में उठा के तो देख रहा था कि कहाँ फिर आप जो है ना नंबर बोलते हैं। अच्छा, नंबर अपना कितना तेज बोल देते हैं कि नॉर्मल बंदा उसको टाइप नहीं कर सकता। ओहो, तो मैं अभी इधर शेफील्ड के पास पहुंचा तो आपने दोबारा जब ये किया फिर मैंने आधा नंबर लिखा, फिर अभी आपने तीसरी दफा किया फिर मैंने आधा लिखा। असल में जो मेरे जो टेक्निकल लोग जो मेरे जो हैं उनको क्या चाहिए कि जब मैं लाइव आया हूँ ना तो नीचे नंबर चलता रहे लोगों के लिए, आसानी के लिए। सर जी सारे इतना पढ़े लिखे तो नहीं होते, आपको ये पता मैं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, जो मेरी टेक्निकल टीम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने बता दिया, मेरी कोशिश होगी कि मैं ना आहिस्ता बोलूं नंबर और थोड़ी देर बाद बोलता रहूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो सर मैंने पूछना ये था, एक छोटा सा सवाल है, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ, सिर्फ सवाल था कि क्योंकि प्रोग्राम में आपके सारे सुनता रहता हूँ व्हाइल ड्राइविंग जी, और मैं ना अपने भाई का एक वीजा करना चाह रहा था, बिजनेस वीजा। तो ठीक है, उसको मेरे पास तकरीबन मैंने सेविंग की है काम करके 30-40 हजार। ठीक है, कैसे करूं ताकि कोई ऐसा मशवरा दे ताकि मैं अपने भाई का बिजनेस की हिदायत करे, वो वेल्डिंग का काम जानते हैं, ये जो नहीं होता लोहे का काम। तो भाई है किधर आपका? जी, आपका भाई होता कहाँ पे है? पाकिस्तान में, और हम इधर अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एजुकेशन क्या है सर? एजुकेशन तो मैटर नहीं है सर। मैट्रिक है, ठीक है। यही सवाल है बस छोटा सा,
इस पे अगर आप बता दे तो मैं सुन रहा हूँ साथ साथ में, फोन खत्म करके और मैं साथ साथ आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। तो मैं हूँ मोटरवे पे स्टेट अभी नॉटिंघम के पास पहुंचा हूँ। ठीक है, तो साथ सुन रहा हूँ तो जिसका फिक्र हो जाए। ठीक है, चले मैं आपको जरूर बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। थैंक यू, और मैं प्लीज लोगों को बोले जल्दी सवाल करके खत्म किया करें, ये इस्लामाबाद में भी होती रहती है बहुत से, आधा तो वकील मैं की सुन सुन के बन गया हूँ। सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमारे जो है वो बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि ये जो है वो मुझे सुन रहे थे, पता नहीं कहाँ से चले, तो नंबर जो है वो मैं आहिस्ता वो, अब मैं नंबर पहले आपको रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। कॉल करने के लिए नंबर है 07727347212। इस लाइव को शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए और डबल टैप कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा, अभी इन्होंने ना मेरे से एक सवाल किया है कि इनके भाई साहब जो हैं वो होते हैं पाकिस्तान में, और ये जो है वो वहाँ पे जो एक हुनरमंद इंसान है, लेकिन वो यूके आना चाहते हैं, तो वो उनके पास क्या रास्ता है, कोई ऐसा इन्वेस्टर वीज़ा है जिसके रास्ते वो यहाँ पे आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो एजुकेशन है, वो सिर्फ मैट्रिक यानी कि उन्होंने 10th क्लास तक किया हुआ। अभी तक मेरी नज़र में सर ऐसा कोई जो है वो बिज़नेस वीज़ा यहाँ पे है तो सही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसों में है, वो 30-40 हज़ार पाउंड में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो मैट्रिक के बाद यहाँ पे आ सकें। आई डोंट सी अनलेस कि कोई स्टडी वीज़ा उनका देखा जाए कि वो स्टडी वीज़े की बेस पे यहाँ पे आएँ, अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करें और फिर ये और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लुकिंग एट हिज एजुकेशन एट दिस मोमेंट और जितना को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हवाले से नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है। जब ना होती है ना, तो ना से बात शुरू होती है, ना से बात ख़त्म नहीं होती, बात ख़त्म हाँ पे जाके होती है। तो ये तो मैंने तो यही सीखा है कि भाई ना से बात ख़त्म नहीं होती, ना से बात शुरू होती, जहाँ हाँ हो गई वहाँ तो बात ख़त्म हो गई। सो आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर के पास थोड़ा टाइम निकाल के जाएं और फिर उससे कहें कि जी कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से जो है आपका भाई जो है आपके पास पहुंच सकता है। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला आपको हम बाद में बात करते हैं। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। तो इस लाइव को शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला था, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे मेन रीजंस क्या हैं नेचुरलाइजेशन की रिफ्यूज़ल्स के लिए, क्यों ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन जो है वो रिफ्यूज़ होती है। तो HMRC की जो टैक्स की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो भी इशू बन सकती हैं आपके लिए, जो कि बनने वाली हैं स्किल्ड वर्कर पे जो लोग हैं उनके लिए बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आएंगी, और इसके ऊपर हम फ्राइडे को बात करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस इफ समवन यूज्ड फेक डॉक्यूमेंट्स इन द पास्ट। अगर किसी ने पास्ट में फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं तो उसके लिए कितना पुराना वो जा सकते हैं। So even old deception can affect citizenship applications। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी भी अगर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्यों 20 ईयर्स पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। 20 साल पीछे जाने का मकसद ये है कि लेट्स से कोई बंदा यहाँ पे साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करके आया और उसने अपनी नेशनलिटी जो है वो साउथ अफ्रीकन ही बताई, और उसने यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मांगा और सारा कुछ उसने फेक बता दिया, हालांकि वो साउथ अफ्रीकन नेशनलिटी उसकी फेक थी। अगर 20 ईयर्स लेटर भी पता चल जाएगा कि इसने जो नेशनलिटी बताई थी वो फेक बता के इसने अपना पहला वीज़ा लिया, तो वो भी जो है कैंसिलेशन हो सकती है। इवन के नेचुरलाइजेशन के बाद भी उसको कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन मेरे पास है, डज ओवरस्टेइंग अफेक्ट नेचुरलाइजेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि अगर हम ओवरस्टे रहें तो क्या हमारी ब्रिटिश नेशनैलिटी के ऊपर कोई असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। तो इसका आंसर है यस, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड हिस्ट्री। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या रहे और आपकी हिस्ट्री क्या रही, लेकिन यस इट कैन अफेक्ट। कैन अ क्रिमिनल रिकॉर्ड स्टॉप ब्रिटिश सिटीजनशिप? पॉसिबली यस, क्यों नहीं। स्पेशली रिसेंट और सीरियस ऑफेंसेस जो हैं आपके, ये आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि कितनी देर आप यूके से बाहर रहे, हाउ मेनी डेज आउटसाइड द यूके आर अलाउड। कितने दिन आप यूके से बाहर रह सकते हैं। सो यूजुअली नो मोर देन 450 डेज, 450 दिन in last 5 years, 450 days in last 5 years and 90 days in the final 12 months। अच्छा, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि 6 महीने नहीं, 90 days the last 12 month आपने बाहर नहीं रहना। क्या इसके अंदर डिस्क्रेशन यूज की जा सकती? कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल की जा सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सिटीजनशिप इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। तो जब प्रिविलेज है, तो जब आप प्रिविलेज किसी को दे रहे होते हैं तो उसके अंदर आप बिल्कुल डिस्क्रेशन यूज कर सकते हैं, डिपेंड कि आपको 450 दिन से ज़्यादा क्यों रहे बाहर। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग जब ये ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें क्या इशू आता है? हाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होम ऑफिस। जो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड करते हैं और समझते हैं कि जो है वो उनको पता नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी इंसान की गलतफहमी होती है कि जी पता नहीं चलेगा। यहीं पे इंसान की हर जो है वो कह लें कि फेलियर स्टार्ट होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा। होम ऑफिस है, उसको आप ज़रूर बताएं, एवरीथिंग उसके सामने रखें एंड लेट द होम ऑफिस डिसाइड। क्योंकि जो मैंने आपको कहा है कि इट्स अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट, तो आपको हो सकता है वो डिस्क्रेशन दे दे आपके लिए, आपके हक में बेहतर हो जाए। लेकिन ऑफेंस को छुपाने से आपके ऊपर और 10 साल का सूटेबिलिटी का इशू बन जाएगा अगर उनको पता चल जाएगा। तो काइंडली इसको छुपाएं मत। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। बारहा मैं क्यों आपको बात बता रहा हूँ कि मैं लंदन में होता हूँ, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं वेल्स में हूँ और कई साल मेरा वेट करते रहते हैं कि भाई अब हम कहाँ वेल्स में जाएं, लेकिन मैं लंदन में हूँ। तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं 07727347212। Is the Home Office becoming more strict about the naturalization? क्या होम ऑफिस जो है ये स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इसको नेचुरलाइजेशन को लेके? जी बिल्कुल, होम ऑफिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। और आपके लिए ये अगेन जो है सजेशन है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो हाइड मत करें होम ऑफिस से। फाइनली हम इसके ऊपर बात करेंगे, कैन मोटर ऑफेंसेस अफेक्ट सिटीजनशिप? जो मोटर ऑफेंसेस हैं वो आपकी सिटीजनशिप को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? कॉल लेते हैं। अभी नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर रिपीट कर देता हूँ 07727347212। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मैं आपके साथ 5 मिनट और रहूँगा, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जी। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, 5 साल हो गए मेरी फैमिली को अगस्त में यहाँ पे इंग्लैंड में। जी सर वो उनके 5 साल जो है ना वो 31 अगस्त को आए थे 2021 में जी और अगस्त 2026 में उनको 5 साल हो जाने हैं, वो 5 साल फिर उठते हैं। जी अच्छा, मैंने अब
अब उनका ILR अप्लाई करना है सर, वो मैंने कब करना है आपको आयु का? जब उनके 5 साल हो जाएंगे। यानी सर पूरे 5 साल के बाद या वो 28 डेज से पहले भी? अच्छा, ये जो 28 डेज जो है ना, देखिए 28 डेज का जो पीरियड होता है वो FLR की एक्सटेंशंस के लिए होता है, जहाँ तक मेरा इल्म है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसको कहूँगा कि बेटर ये है कि जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं तब आप अपनी ILR की एप्लीकेशन करें, अब ठीक है, मेरे ख्याल से तो जी। जबकि उनका वीजा जो है नवंबर तक है। हाँ, वो इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके 5 साल पूरे हो जाए वो अपना जो है वो वीज़ा, वो अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी इंडेफिनिट की रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव लिव्ड हियर कंटिन्यूसली फॉर 5 years। तो मेरे ख्याल से जो है 5 साल पूरे करने के बाद ही करना चाहिए। जो 28 डेज का पीरियड है, यूजुअली वी से दैट टू द पीपल जिनकी FLR आ रही है, जैसे कि किसी की FLR की एक्सटेंशन है, तो उसको कहते हैं कि ये 28 दिन पहले तुम अपनी एप्लीकेशन डाल भी दो, तो खैर है, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक होने में टाइम लग सकता है। तो आप जो है वो मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल जो है फिर भी लिख लेता हूँ नेक्स्ट लाइव में, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट के ऊपर ही करना है, तो ये सवाल आएगा ज़रूर उसमें, ठीक है। तो सर इसकी प्रीमियम सर्विस हो सकती है? यार मेरे पास तो अभी ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलती प्रीमियम सर्विस की। ये इसकी 3 से 6 महीने का टाइम है, तो आप वही नॉर्मल सर्विस में अप्लाई कर दो। नहीं, वो इतनी जल्दी थोड़ी आ रहा है यार। नाइजर फ्राइज के ऊपर भी बात करेंगे, जब इंडेफिनिट के ऊपर बात करेंगे ना, तो हम नाइजर फ्राइज के ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं और बड़ा अच्छा जोड़ा आप भी करते हैं लोगों को जी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू, बढ़ाते रहे इसी तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आती हैं और जाती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो आप लोगों से दुआ का जो है वो लाजमी एक आप लोगों की दुआओं से चलता फिरता हूँ। कई बार बहुत सारे लोग मुसीबतें चीज़ें आती हैं, लेकिन हम चलते रहते हैं। वो क्या शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। तो आप कहना तो ये चाह रहा था आपके बिछड़े तो शायद हम ख्वाबों में मिले, लेकिन अब लास्ट कॉल मैं आपसे लूँगा, उसके बाद आपसे ज़्यादा चाहूँगा। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। ये जितनी भी आज की लाइव थी, जिन लोगों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ सवाल आपका ही नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। आज की ये जो वीडियो है वो पूरी की पूरी हम अपलोड कर देंगे। जो हमारे लेमन गोल्ड साहब हैं, वो इस पूरी वीडियो को जो है वो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और आप इसको YouTube पे देख सकेंगे पूरी की पूरी मेरे चैनल पे, UK इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन। अच्छा, इसके अलावा जो मेन बात है, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 नंबर दे सकता हूँ अभी। एक तो जो है वो मोबाइल नंबर है जिस पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, 07727347212, और दूसरा नंबर है 02086888111। आप इस पे भी फ़ोन करके तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं। जिन लोगों को लगता है मैं वेल्स में हूँ, उनके लिए मैसेज है कि जी मैं लंदन में हूँ, इल्फर्ड में होता हूँ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं UK इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप मुझे जो अपॉइंटमेंट बना के मिल सकते हैं।
क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, कैन मोटर ऑफेंसेस अफेक्ट सिटीजनशिप? जी बिल्कुल कर सकती हैं, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है आज के लिए जो है वो इतना ही मेरे पास मौजूद है। अब हम आखिरी कॉल आपकी लेंगे और उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो देखते हैं आज के आखिरी कॉलर कौन है जी हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने कॉल अटेंड की। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा है 1.5 ईयर का, तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस मैंने अभी तक उसका वीजा प्रोसीड नहीं कर सका। आपके पास क्या स्टेटस है? मेरा सर स्किल्ड वर्कर वीजा है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ठीक है। वीजा वाइफ बेटी है 3 साल की, वो भी उसी रूप में जा रही है डिपेंडेंट में, तो एवरीथिंग इज ओके। जी तो मैं अभी सर ना विद इन 2 मंथ्स आई होप सो मैं ना उसका वीजा प्रोसीड करूंगा। ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फर्स्ट विल बी ओके? इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे वो कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, 6 मंथ्स तक तो डेफिनेटली मुझे पता है, लेकिन अगर 1.5 ईयर भी हो गया तो इट्स ओके बिकॉज द चाइल्ड वाज बोर्न हियर, इजंट इट? चलो बस ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा सर, कोई फिक्र ना करिए। बहुत मेहरबानी शाह जी, बहुत ठीक है, मेहरबानी, चलो थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये लीगल एडवाइस नहीं थी, लेकिन वो मैं क्या कहता होता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार। FLR के हवाले से मैं आपके साथ बात करने वाला था। वो ये था कि जाने से पहले आपको एक मज़े की बात सुनाते जाते कि मैं पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान में एक हकीम साहब थे, वो जो भी उनके पास जाता था वो उनको जो है वो बादाम, पिस्ता और मेवा इस तरह की चीज़ें देते थे, और कोई दवाई नहीं देते थे। मतलब कहते थे खाओ पियो बस, दैट्स इट, कोई दवाई नहीं देते थे। पूरी भी कोई नहीं देते थे कि कोई मसाला दे दे, नहीं। उन्होंने बाहर ही बादाम, पिस्ता, मेवा रखा हुआ था, और जो भी मरीज़ अंदर जा रहा है, कोई कह रहा है जी मेरे सर में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, मेरी टांग में है, किसी का पित्ता ख़राब है, कोई भी बीमारी है, उसको वो हकीम साहब जो है ना वो वही बादाम, मेवा, पिस्ता कहते हैं यार ये खाया करो बस, दैट्स इट। तो मैं भी एक दोस्त के साथ वहाँ गया था, तो मैंने उनसे हकीम साहब से ये पूछा, मैंने कहा हकीम साहब ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है, ये तो आपने अपनी दुकान खोली हुई है, शुरू से ही खैर पूछ लेते थे, कभी इतना आज भी नहीं डरते, आज भी सवाल करने से नहीं डरते, शायद इसीलिए वकील हैं कि सवाल करने से नहीं डरते। तो सवाल कर लिए, उनसे पूछा कि बताइए ये क्या मसला है, ये माजरा क्या है कि हर बंदे को आप जो है ये बादाम, पिस्ता, मेवा बेच रहे हैं, कोई बंदा किसी चीज़ के लिए भी आ रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, ये सबका मर्ज़ एक है तो दवाई भी एक होगी। मैंने कहा ये कैसे कह सकते हैं जी, मर्ज़ एक है, मर्ज़ तो डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा ये जो आप अंदर से वीक है, ये लोग अंदर से वीक हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बीमारियों के साथ लड़ सकें। तो इसलिए मैं इनको बादाम, पिस्ता खिलाता हूँ, मेवा खिलाता हूँ, ये इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो अंदर से बीमारियों के साथ लड़ती है। वैक्सीन का भी यही काम होता है, जो आपको वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, वो भी एक अधमरासा कह लें वायरस आपके जिस्म के अंदर डालते हैं और आपकी बॉडी उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं और फिर वो उसके साथ करती है। तो FLR भी जो है वो हर बीमारी का हल लोगों ने निकाला हुआ है। उनको लगता है कोई भी मसला है बस सीधा FLR ही कर दो। खैर ये थी आज की लाइव आपके साथ। इंशाल्लाह अब हम आपको जो है वो फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को हम बात करेंगे ओवरस्टेज के ऊपर, हाउ ओवरस्टेइंग कैन अफेक्ट योर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उसके साथ साथ हम आपके साथ बात करेंगे बहुत
ज़रूरी के जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, या ये यूजुअली जो एक रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वो क्या है। मेरे भाई ने एक सवाल मेरे से पूछा था, वो भी उसका जवाब भी अब मैं जो है वो फ्राइडे को ही दूंगा। मुझे सवाल आपका याद है, जवाब आपको फ्राइडे को मिलेगा ताकि आप दोबारा से आ जाए। तो कोशिश मेरी ये होगी, मैं 7 बजे ही फ्राइडे को, आज थोड़ा लेट हो गया था। जाने से पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि जो दिल करता है करो, लेकिन एक काम नहीं करना। वो क्या नहीं करना कि किसी का आपने दिल नहीं दुखाना, क्योंकि वो कहते हैं कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी क्योंकि सोना रब दिलों में रहंदा। मैं सैयद आफाक हसन सॉलिसिटर लंदन में बेस करता हूँ। नंबर है 07727347212 और दूसरा नंबर है 02086888111। आपने अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बनानी है तो आप इस पे मिल सकते हैं। मिलेंगे आपको फ्राइडे को, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।